हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और कक्षा 11 में हम नया टॉपिक लेके आए हैं, IUPAC नामकरण। प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने रसायन विज्ञान में मिलियन की संख्या में कार्बनिक यौगिक हैं और उन कार्बनिक यौगिकों का हमें नाम पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनका नाम क्या है। जैसे अपना नाम होता है, हम अपने नाम के अकॉर्डिंग चलें, सेम उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के भी नाम हैं, नामकरण की पद्धतियां हैं। तो नामकरण की पद्धतियां में हम पहले लेके चल रहे हैं IUPAC नामकरण पद्धति। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि IUPAC नामकरण पद्धति क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जो IUPAC नामकरण पद्धति है वह सर्वसम्मित यानी कि सर्वमान्य, सबकी सहमति से जो पद्धति तैयार की गई थी वो पद्धति थी IUPAC। इसका पूरा नाम है IUPAC की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे कोई भी तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमें यह नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए स्टूडेंट, अब जो हम बात कर रहे थे वो जो IUPAC नामकरण का नियम पे आधारित होती है यह पद्धति, और नियम क्या क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। एक बार तो देखिए स्टूडेंट, जो यह नामकरण जो पद्धति है यह पद्धति नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है विद्यार्थियों? यह पद्धति नियमों पर आधारित है। और वो कौन कौन से नियम हैं जिनका हमें अध्ययन करना है? तो जो आम नामकरण के जो नियम हैं वो मुख्य 3 नियम हैं। नामकरण पद्धति के नियम में पहले लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे मुख्य 3 नियम है। मुख्य 3 नियम है। 3 नियम कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सतत व सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। सतत व सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन। नंबर 2 है चयनित श्रृंखला का नामांकन। चयनित श्रृंखला का नामांकन। और नंबर 3 है कि IUPAC सूत्र में लिखना।
3 नियम को हमें पढ़ना है। अब 3 नियम हैं ये जिनकी हमें स्टडी करनी है बेटा लोगों। तो पहला नियम तो क्या था? सतत व सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। दूसरा क्या है? चयनित श्रृंखला का नामांकन। तीसरा है श्रृंखला का नामकरण। क्या है? श्रृंखला का नामकरण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम पहला नियम क्या पढ़ेंगे? पहला नियम क्या पढ़ेंगे? सतत व सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। पहला नियम के बिंदु है बहुत ज्यादा। सतत व सबसे लंबी सतत व सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन। मुख्य बिंदु निम्न है। मुख्य बिंदु निम्न है। इसके जो कुछ बिंदु हैं वो किस प्रकार से हैं उसको हमें पढ़ना है। तो पहला बिंदु क्या कह रहा है? सर्वप्रथम किसी भी कार्बनिक श्रृंखला के सर्वप्रथम किसी भी यौगिक के सबसे लंबी और सतत श्रृंखला का चयन करेंगे। अगर यदि एक से अधिक या एक से समान कार्बनिक श्रृंखला उपस्थित है तो कार्बनिक श्रृंखला को मूल श्रृंखला मान लेंगे जिस पर प्रतिस्थापी सबसे अधिक हो। देखो बेटा, कार्बनिक श्रृंखला का चयन नंबर 1, इसके मुख्य बिंदु का ए पॉइंट है। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। श्रृंखला कैसी हो? सीधी हो, सतत हो। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना है, सतत से क्या तात्पर्य है? जैसे किसी भी श्रृंखला का प्रथम सिरा चाहे श्रृंखला जिग जैग क्यों ना हो। जिग जैग का मतलब क्या होता है बेटा? टेढ़ी मेढ़ी। चाहे श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी ही क्यों न हो, लेकिन हमें उस श्रृंखला का सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। देखो कैसे बेटा? कार्बन 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 कार्बन। एक एग्जाम्पल लिए, देखो बेटा आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले कार्बनिक श्रृंखला का क्या करें? चयन करें। चयन करेंगे तो देखो इसमें तो सीधी में तो ये आ रही है 1 2 3 4 5, राइट। और जब जिग जैग ही क्यों न हो 1 2 3 4 5 6 7, इस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 7 कार्बन हैं। और उस वाली में जो सीधी आ रही है ऐसे वाली में, इसमें कार्बन कितने हैं? 5 है। इसमें कितने हैं? 7 है। तो श्रृंखला मुख्य कौन सी होगी? ये श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगी। ये श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगी। चलो देखो इसको एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखो बेटा, तो जो ये श्रृंखला है ये सही मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी? गलत।
अब यदि हम बात करें इस श्रृंखला की, हमने मान लो ये श्रृंखला सिलेक्ट कर ली, तो ये श्रृंखला गलत मानी जाएगी, ये श्रृंखला सही मानी जाएगी। सही क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इस श्रृंखला में सबसे अधिक कार्बन परमाणु हैं। बेटा देखो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, इन दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे खींचो, खींच के देखने पता लगेगा क्या ये सीधी हो रही है कि नहीं हो रही है। इनको जब हम पकड़ के सीधा खींचेंगे तो ये क्या होगी? सीधी होगी। देखो ध्यान से। अच्छा, और जो ये बच गए, ये बच गया, ये बच गया, ये सभी क्या हैं? प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं वो देखिए इसकी परिभाषा। कार्बनिक श्रृंखला के चयन के बाद शेष बचे समूह प्रतिस्थापी समूह कार्बनिक श्रृंखला के चयन के बाद, जो कार्बनिक श्रृंखला का आपने चयन किया है, ये कार्बनिक श्रृंखला का आपने चयन किया है, कार्बनिक श्रृंखला के चयन के बाद शेष बचे समूह प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। कि जो कार्बनिक श्रृंखला का हमने चयन कर लिया, चयन करने के बाद जो समूह बचे हैं वो समूह कैसे हैं? प्रतिस्थापी समूह हैं। ये समूह जो दिख रहे हैं चयन के बाद जो बच रहे हैं वो क्या हैं बेटा? वो प्रतिस्थापी समूह हैं। हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, बी पॉइंट देखो। यदि किसी श्रृंखला में एक से अधिक, क्या लिखवाया है? यदि किसी श्रृंखला में एक से अधिक समान लंबी कार्बनिक श्रृंखला है तो उस श्रृंखला को मूल श्रृंखला मानेंगे। जिसमें सबसे अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, जिसमें सबसे अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो उस श्रृंखला को मूल श्रृंखला मानेंगे। क्या मानेंगे? मूल श्रृंखला। सॉरी बेटा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं।
देखिए बेटा, आपके सामने है, किसी श्रृंखला में एक से अधिक समान लंबी कार्बनिक श्रृंखला है, एक से अधिक समान लंबी कार्बनिक श्रृंखला। देखो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसी को इधर बना देता हूं मैं। एक 2 3 4 5 6। अब इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। अब हम कंफ्यूज हो गए कि किस कार्बनिक श्रृंखला को मुख्य कार्बनिक श्रृंखला माने। देखिए बेटा, इसमें जो प्रतिस्थापी समूह तो एक ही आ रहा है, इसमें प्रतिस्थापी समूह कितने आए हैं? 2। इसमें तो प्रतिस्थापी समूह संख्या 1 ही है, इसमें प्रतिस्थापी समूह संख्या कितनी है? 2। तो यह मुख्य श्रृंखला होगी, यह नहीं होगी। ध्यान से देखो कि दोनों में कार्बन संख्या समान है, एक से अधिक प्रतिस्थापी किसमें जुड़े हैं? इसमें तो एक ही प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह। ध्यान से देखो बेटा इस चीज को। अब नेक्स्ट हम कराएंगे आपको, कहाँ गया डस्टर? सी तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है, यदि किसी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो मूल श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का होना बहुत जरूरी है, चाहे श्रृंखला छोटी क्यों ना बने। देखो बेटा, ध्यान से देखो इस चीज को कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह का मूल श्रृंखला में होना बहुत जरूरी है, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों न बने। देख लिया बेटा, आप लोगों ने देख लिया, नियम पढ़ लिया। अब सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। देखो बेटा, ये विशेष प्रकार के समूह होते हैं जो किसी भी यौगिक की क्रियाओं का यानी विशेषताओं का जो वर्णन करते हैं वो क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रियात्मक समूह बोलते हैं। अब आपने जैसे पढ़ा होगा कि क्रियात्मक समूह की हम टेबल बनवाएंगे, क्रियात्मक समूहों का हम परिभाषा लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं अभी।
इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं अभी, ठीक है बेटा। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं कि ये समूह किसी भी यौगिक की विशेष जो क्रियाशीलता है, जो उसकी एक्टिविटी है, उसको संबोधित करते हैं। देखो बेटा, CH3। और एक बात ध्यान देने की ये भी है कि क्रियात्मक समूह वो ही कार्बनिक श्रृंखला में होगा जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन है, ठीक है। वो ही क्रियात्मक समूह कार्बनिक श्रृंखला में होगा जिसमें कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ। देखो बेटा, COOH। 6 कार्बन की है और यहाँ पर है COOH। देखो बेटा, हमने सबसे पहले सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है क्रियात्मक समूह। तो हमें क्रियात्मक समूह को मूल श्रृंखला में लेना बहुत आवश्यक है, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों न बने। इसमें कितने कार्बन आए? 1 2 3 4 5। नामांकन तो हम बाद में अगले नियम में पढ़ेंगे, अभी तो कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना ही सीख रहे हैं। 6 हैं इसमें और 5 है इसमें। तो मुख्य जो श्रृंखला होगी वो ये होगी, इसमें क्रियात्मक समूह है, इसमें क्रियात्मक समूह सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यह अभिक्रिया जो चयन किया श्रृंखला का ये गलत है, और जो ये है ये सही है। नोट कर लो बेटा जल्दी से, ठीक है। इस प्रकार से अब हमने इनके नियम को पढ़ लिया है। अच्छा, नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है वो देखो। अब स्टोरी भी ना अड़क जाओ पाओ। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो मुख्य को मानेंगे, बाकी को प्रतिस्थापी के रूप में मानेंगे। देखो बेटा, तो क्रियाशीलता के आधार पर मुख्य क्रियात्मक समूह को श्रृंखला में लेंगे, बाकी समूह को प्रतिस्थापी मानेंगे। बाकी समूह क्या मानेंगे? प्रतिस्थापी समूह मानेंगे। देखो बेटा, इसमें अब जो नियम है इस नियम में देखेंगे। अब CCCOH यहाँ पर हमने ले लिया, SO3H
और यहाँ पर क्या ले लिया, COOH, C और C। यहाँ पर OH, SO3H और COOH। अब ये भी क्रियात्मक 3 है, इसमें भी 3 क्रियात्मक समूह हैं, तो क्रियाशीलता के आधार पे COOH पहले आता है। इनकी हम तालिका बनवाएंगे, आपको कंफ्यूज मत होना, तालिका बनवा देंगे। तो पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यदि हाँ आप लोग इसको इस तरीके से चयनित करोगे तो यह श्रृंखला गलत मानी जाएगी, यह श्रृंखला गलत मानी जाएगी, यह श्रृंखला सही है, क्योंकि इस श्रृंखला में कार्बनिक क्रियात्मक समूह आ रहा है। क्रियात्मक समूह आ रहा है तो वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगी, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों न बने। अब ये क्या बच गए, ये श्रृंखला ही गलत होगी, ये क्या बच गए, ये तीनों क्या बच गए, प्रतिस्थापी समूह। क्या बच गए, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है बेटा, आज का इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। और आपको जो भी कोई समस्या हो तो कमेंट्स करके, मैसेज करके, कॉल करके हम तक बात पहुंचाइएगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।